नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कल प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में यूसीसी का तार छिड़ गए। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड भी, जिसको लंबे समय से आरएसएस की 3 मांगे होती थी। उनमें से एक होता था धारा 370, एक होता था यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक होता था राम मंदिर। अब 2 चीज़ें तो उन्होंने कर दी हैं। धारा 370 वैसे अभी भी ये संविधान में लिखी हुई मिलेगी आपको, लेकिन उसके अंदर उन्होंने इतने बदलाव कर दिए कि अब धारा 370 का होना नहीं होना बराबर हो गया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आ गया है और 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बातें की जा रही हैं। आज हम 2 चीज़ें समझेंगे, बिल्कुल इस पर नहीं जाएंगे संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है, ये क्या कहता है, इस पर नहीं जाएंगे। हम इसके सरल तरीके से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या मामला, और दूसरा इसका राजनीतिक मतलब क्या है, ऐसा क्यों क्या किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश चुनाव के मौके पे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सरल तरीके से समझेंगे। मैं अभी आया। पहले ये मोदी जी ने क्या कहा सुन लेते हैं 2 लाइन में। उन्होंने ये कहा है कि जो है एक देश में, एक घर में उसका एक मुखिया होता है, तो कई कानून कैसे हो सकते हैं। एक घर का एक ही कायदा होगा, एक ही कानून होगा। इसी तरह से देश एक बड़ा घर है, इसलिए उसमें एक ही कानून होगा, ये उन्होंने कहा है। अब मसला ये है कि ये कौन से कानून की बात हो रही है जो अलग अलग हैं और जिनको वो एक करना चाहते हैं। सरल बनाने के लिए ऐसे समझिए कि आपके घर में जब बहू आती है, और तो आपके जो घर में, अगर आप हिंदू हैं तो मुस्लिम्स में भी कुछ होता होगा, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है उधर की। तो अक्सर ये होता है कि महिलाओं को आप एक बात करते देखते होंगे, पुरुष भी बहुत ज़्यादा गाँव में और दूसरी जगहों पे इस पर बात करते हैं कि भैया ये चीज़ हमारे यहाँ होती है, ये नहीं होती है। भैया क्या होता है, बोले हमारे घर में हरतालिका तीज का व्रत नहीं होता क्योंकि हमारा खोटा हो गया था, दादी मर गई थी। राजस्थान का आदमी कहेगा हमारे यहाँ गणगौर होती है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश वाला कहेगा ये गणगौर क्या होती है। पंजाब वाला करवा चौथ मनाता है तो वो सरगी वर्गी करके औरतें गोला लगा के बैठती हैं, उस तरह से मनाता है। देश के दूसरे हिस्से में करवा चौथ किसी और तरीके से मनाया जाता है। पंजाब में महिलाएं छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। इसी तरह से दूसरे हिस्सों में उसकी कहानी कुछ और है कि वो छलनी से देखने का लॉजिक, उनका कहना है कि व्रत के कारण भूखी थी बहनें, तो भाई जो था उसको बहुत बुरा लगा कि ये भूख से बैठी हुई हैं, तो उसने क्या किया, नकली चांद बना लिया, एक दीपक लिया, छलनी के पीछे से दिखा दिया सीढ़ी के ऊपर चढ़ के। तो उनको, लड़कियों को, जो महिलाएं थी, उनकी बहन जो व्रत रखी हुई थी, तो उनको लगा चांद निकल आया, तो उन्होंने बेचारी ने कुछ खाना वाना खा लिया, व्रत तोड़ लिया। और उसके बाद जब उन्होंने अपना व्रत खोला, कहा जाता है उसको, टूटा तो मतलब भंग हो गया, तो उसके बाद जो है वो जैसे ही उन्होंने व्रत खोल लिया तो उनके पति मर गए क्योंकि उन्होंने व्रत को पूरा नहीं निभाया था। ये एकदम अलग फिलॉसफी है। तो एक करवा चौथ भी कई तरह से मनता है। कहीं पर देश में बैसाखी मनती है, कहीं पे पोंगल मनता है, कहीं पे बिहू मनता है। तो ये देश जो है ना, इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब सरकार ये कह रही है कि भाई शादी ब्याह में भी, खास तौर पर सरकार ये कह रही है कि जो पर्सनल लॉ है, यानी जो शादी ब्याह, तलाक, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ मामला है, मेहर से जुड़ा हुआ मामला है, कई बहुपत्नी का मामला है, जितनी भी चीज़ें हैं, इसको लेकर अब हम एक सिंगल लॉ बना देंगे। सबको उसका पालन करना पड़ेगा, एक देश का कानून होगा। ये नहीं होगा हिंदुओं का ये कानून हो गया, मुसलमानों का ये कानून हो गया, सिख का ये कानून हो गया, ईसाई का ये कानून हो गया, ऐसा नहीं होगा। आदिवासियों के अलग अलग कानून हैं सब जगह से। और भारत में कॉमन होने के नाम पर भी स्पेशल मैरिज एक्ट भी है एक, जिसमें 2 धर्मों के लोग शादी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इसको समझने के लिए आपको ये एक समझ में आया होगा कि सरकार एक जैसा ला रही है। अब इसमें समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि भाई सबके अपने अपने धार्मिक विश्वास हैं और देश सबका है। अलग अलग देशों पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिवाज है। जैसे करवा चौथ का गणगौर का है, वैसे शादी ब्याह को लेकर भी हमारे हिंदू समाज में भी
10 कोस आगे चले जाइए, आपको एक नया रिवाज खुला हुआ मिल जाएगा, एक नया रिवाज हटा हुआ मिल जाएगा। किसी समाज में वो जो दूध के पानी के अंदर कुछ मछली और वो अंगूठी वाला खेल होता है दूल्हा दुल्हन का, कहीं नहीं होता। कहीं जूते चप्पल चुराए जाते हैं, कहीं नहीं चुराए जाते। देश बड़ा है। तो क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं एक जैसा कर देंगे। अब एक जैसा करने में दिक्कत क्या आने वाली है? एक छोटी सी चीज समझिए, शादी का उदाहरण ले लीजिए। हिंदू धर्म में जो शादी है एक धार्मिक संस्कार है, एक सैक्रामेंट है। सैक्रामेंट मतलब होता है कि ये जो कुछ कर रहे हैं हम एक धार्मिक संस्कार कर रहे हैं। हम फेरे करेंगे, गठबंधन करेंगे, ये करेंगे, 7-5 वचन होंगे, 50 चीज़ें होंगी और उस तरह से हम शादी करेंगे, है ना। मुसलमान में जो शादी है वो धार्मिक संस्कार नहीं है, वो एक लीगल एग्रीमेंट है। दो पक्षों के बीच में एक कानूनन तरीके से एक समझौता होता है जिसमें शर्तें तय होती हैं। भाई आपको इनसे शादी करना आप चाहते हो? वो कहते हैं हाँ भाई कबूल है हमको। उनसे पूछते हो आपको कबूल है? 2-3 बार पूछ लेते हैं। उसके बाद में भैया ये आपको सिक्योरिटी के तौर पे इतनी मेहर देना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कल के दिन शादी टूटी तो आपके गुजारे के लिए इतने पैसे मिलेंगे, चलेगा? कहते हैं हाँ जी मंजूर है। उसके बाद शादी हो जाती है। तो जहाँ पे समझौता है, अगर दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट टूट भी सकता है। अब जहाँ पे धार्मिक कार्य है, एक पुनीत बंधन है, गठबंधन है जो ईश्वर ने बनाया है, वहाँ उसको तोड़ना एक अलग चीज हो जाती है। तो अब ये जो आदमी जिसने यहाँ पर एक एग्रीमेंट किया हुआ है, ये एग्रीमेंट कभी भी तोड़ देगा। तो अगर आप इसके तलाक को जिस आदमी के लिए धार्मिक संस्कार है उसके नजरिए से देखोगे तो आपको ये अपराध दिखाई देगा। अगर इसके नजरिए से देखोगे तो उसको लगेगा यार ये क्या पागल आदमी है यार, अब ठीक है एग्रीमेंट किया था, नहीं निवरी, अलग अलग हो जाओ। उसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी, उन्होंने भी अपना ये व्यवस्था बनाई। ठीक है भाई एग्रीमेंट है, लेकिन ये भी तो है कि लड़की के भविष्य का सवाल है। आप अचानक खड़े होकर बोल दोगे तलाक तलाक, वो तो आदमी गया। तो एक सिस्टम बनाया कि भाई ऐसा होना चाहिए, उसके बीच में इतना गैप होना चाहिए, इतने समय तक पति पत्नी के बीच में मुलाकात नहीं होनी चाहिए। नहीं ऐसा ना हो कि आपने तलाक दे दिया और वो गर्भवती है। तो इस तरह के बहुत सारे रूल उन्होंने बनाए उस तरह से कि भाई ऐसे होगा, फिर इतने दिन का ये समय होगा, फिर 40 दिन का शायद टाइम दिया जाता है। कुछ इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसको मिला के, मैं उन नियमों पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अब आपके देश में 2 समाज हैं, मैं 2 का उदाहरण ले रहा हूँ। 80 समाज हैं, सारे आदिवासियों में अलग अलग प्रथा है। किसी के यहाँ भगोरिया होता है, भगोरिया मतलब भाग के ले जाओ उसकी शादी होती है। कहीं किसी समाज में आपने सुना होगा अपहरण करके शादी करते हैं। किसी समाज में आपने कुछ सुना होगा कहीं पे मटकी से शादी हो जाती है, कहीं पे तलवार भेज देते हैं ठाकुर साहब, शादी करके ब्याह के आ जाती है वो। तो बहुत बड़ा देश है ना आपका, आप कोई ये कोई 40 लाख 50 लाख आबादी वाला छोटका सा देश थोड़ी है, विशाल देश है पूरा। और ये वैसे भी एक फेडरल कंट्री है जो अलग अलग राज्यों का एक एसोसिएशन है, यूनियन है। इन सब लोगों का एक अपना एक जिसको कहते हैं संगठन बनाया हुआ है। और वो जो अलग अलग राज्यों का, अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग चीज़ों का जो संगठन है उसको उसके बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए केंद्र सरकार बनाई है। इसीलिए बंटवारा है भाई, केंद्र सरकार ये कर सकती है, इसमें नहीं घुस सकती है। राज्य सरकार के पास में ये है, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि राज्य का अपना अधिकार है। अक्सर आप कहते होंगे कि मोदी जी अक्सर फेडरलिज्म की बात करते हैं, वो फेडरलिज्म यही है। तो अगर इतने सारे राज्य हैं, उन राज्यों में बड़े बड़े राज्य, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य हैं, राजस्थान जैसे बड़े राज्य हैं जिसमें कई रवायतें हैं, कई नियम हैं। कहीं पे पता चला कि लड़की जो है वो घूंघट बना के नहीं निकली तो गुनाह हो जाता, और कहीं पे आप मुंह खोल के घूमो कुछ नहीं होता। तो इतनी सारी संस्कृति सभ्यताओं, आप एक तरफ तो संस्कृति की बात करते हो, आप कहते हो कि नहीं भाई सबकी संस्कृति है, संस्कृति का पालन करना चाहिए, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। हनुमान जी से बाप कैसे कहलवा दिया, हम ये भी बात करते हैं। दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि अब हम एक कानून बनाएंगे जो सब पे लागू होगा। अगर ये शादी वाले उदाहरण ले लो, क्रिश्चियंस में भी, ईसाई में भी सैक्रामेंट होता है, धार्मिक संस्कार जैसा होता है जैसे हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में नहीं होता।
इसीलिए मुसलमानों के गोद लेने की भी समस्या है, क्योंकि मुसलमानों को गोद दे नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को जिसको आप गोद दे रहे हो, कल के दिन शादी टूट जाती है, तलाक हो जाता है। आपका तो एग्रीमेंट है, आपका कोई ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट गठबंधन है, तो आपने तोड़ दिया तो बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो कानून बना, भाई लोगों ने कहा कि नहीं, ये मुस्लिम दंपत्ति को हम बच्चा गोद नहीं देंगे। तो एक बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब आप सावधान 5 पसेरी कर दोगे अगर, तो संकट खड़ा हो जाएगा। अभी हो क्या रहा है कि ये जो यूनिवर्सल सिविल कोड लाने के नाम पे जो विजन है, आरएसएस क्यों चाहती है? विजन ये है कि वो कहते हैं कि हमारा देश है और हम इस देश में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भले वो कुछ भी कहें। अटल जी कहते थे, बहुत अच्छी अच्छी शाकाहारी बातें करते थे, उनके पुराने वीडियो निकाल के देख लीजिए, अगर मुझे कोई मिला तो मैं लगा दूंगा इस वीडियो में। और आज जो अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश से कहा था, उनके आरएसएस और बीजेपी ने वैसा देश नहीं बनाया, देश कुछ और बन गया। जिसके वो खिलाफ बोलते थे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद वो नहीं है, और आज वही हो रहा है। तो बातों में नहीं आने का है। तो मतलब की बात यह है, इनका मकसद ये है कि सबको एक ही कानून में लाना। सबको एक ही कानून का मतलब क्या हुआ? ऐसा कानून जो हमारा कानून है। अब आप ये तो कहोगे नहीं कि 3 तलाक लागू कर दो, आप ये तो करोगे नहीं कि भैया आप ठीक है, हम एग्रीमेंट करेंगे, हम हिंदू धर्म में अब हमारे यहाँ सैक्रामेंट नहीं होगा, हम 7 फेरे वेरे नहीं डालेंगे। तो आप जब एक जैसा कानून बनाओगे तो किसके हिसाब से बनाओगे? बीजेपी अगर बनाएगी तो किस हिसाब से बनाएगी? वो सारे हिंदू लॉ को ही यूनिवर्सल लॉ करने की कोशिश करेगी। अभी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रोविजंस की बात की, उसमें गोद लेने वाला मामला भी आया कि साहब मुस्लिम दंपत्ति गोद ले पाएंगे। तो गोद ऐसे ही थोड़ी ले पाएंगे, उनकी शादी को भी तो आप बदलोगे। तो अगर आप इतनी चीजें बदलोगे जो लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई हैं, तो क्या होगा? उसका होगा विरोध। बीजेपी का स्टाइल काम करने का, अगर आप इतने समय में आपने नोटिस किया हो तो मोदी शाह का बड़ा स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। वो क्या करते हैं, पहले एक ऐसा काम करते हैं जो विवादास्पद हो। अब वो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला देंगे। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगा उसको बोलेंगे देखो ये जो है हिंदुओं का दुश्मन है, ये देख लीजिए ऐसा है वैसा है। और जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, आरएसएस के विकिर के बाद के डिस्कशन के ज़रिए, जब ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था, आपको पता है तब कैसे ये सारी विचार और आगे जाते थे। शाखा जब समाप्त हो जाती है उसके बाद में बैठ के गपबाजी होती है, आधा घंटा, पौना घंटा, घर जाने से पहले। उस दौरान वहाँ पर कुछ पदाधिकारी भी आते हैं और इनफॉर्मल बातचीत में बताते हैं नेहरू जी के कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। फिर वो बातें फैलते समाज के अंदर एक पक्की बन जाती हैं। आदमी 4 बार खंडन करेगा, 6 बार खंडन करेगा, 8 बार खंडन करेगा। जैसे वो महाराष्ट्र में वो साधुओं की हत्या हो गई थी, अब वो हत्या होने की जांच हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, लेकिन अभी तक पालघर करके लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है मुसलमानों ने साधु को मार दिया, कि मुसलमानों का उसमें कोई काम ही नहीं था। गांव वालों ने बच्चा चोरी के शक में मारा था, गांव वाले भी उसी धर्म के थे, लेकिन चले जा रहा है वो। बहरहाल, तो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे और दूसरे जरियों से ये समझाया जाएगा कि देखो भैया आप समझो बात को, अब जो है ना मुल्ले टाइट होने वाले हैं। ये 4 शादी कर लेते थे ना, अब इनकी 4 शादियां बंद होंगी, इसलिए तिलमिला रहे हैं, तीर निशाने पर लगा। ये इनकी शब्दावली है ना। इस तरह की 8, 10, 15 चीज़ें ठीक उस स्टाइल में जिस तरह से कश्मीर में किया था। क्या किया था? कश्मीर में ससुराल होगी, कश्मीर में तो हम शादी कर पाओगे, ज़मीन खरीद पाओगे। कुछ हुआ? किसी को मिला? तो इस तरह की चीज़ों की भूमिका बनती है। तो चुनाव के टाइम पे जब आप ये मसला लेके आते हो तो क्या होगा? जब आप चुनाव के टाइम पे ये मसला लेके आओगे तो मसला लागू हो जाए तो जिनको आप शिकार बना रहे हो उनके वोट नहीं मिलेंगे, और जो पार्टी विरोध करेगी उस पार्टी को डिफेम करने और उसके खिलाफ धार्मिक ध्रुवीकरण का काम शुरू हो जाएगा। मुल्ला मुलायम, ये तो ऐसा ही है, ये तो मुल्ले हैं, ये नेता तो उनकी तरफ से कोई बोलेगा धर्म परिवर्तन ही कर लो, अपना धर्म ही बदल लो, अपनी छुट्टियाँ ही कटवा लो। इस तरह की बातें आप
महसूस करते होंगे कि ये अलग अलग तरीके से फैलाई जाती है। तो ये जो माहौल बन रहा है 2024 और मध्य प्रदेश चुनाव से पहले, वो इसीलिए बन रहा है। अब बात ये है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि कर्नाटक में बजरंग दल, बजरंगबली आपका पिट गया और आप सेम फार्मूला यहाँ मैप कर रहे हो, सेम बातें, वही करप्शन की बातें कर रहे हो, सेम चीज़ें कर रहे हो। तो अब चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, लेकिन इनकी शैली है ये। आप क्या करेंगे, आपको ये आके आपको कहेंगे कि नेहरू जो है ऐसा करते थे, आज से नेहरू का घर बंद, या मैं बाबर रोड का नाम बदल दूंगा। ये उदाहरण अच्छा है। अब बाबर रोड का नाम बदल दोगे, उसके बाद में जो कहेगा कि भाई ये तो गलत है, तो कहेंगे देखो इसको कितना दर्द हो रहा है। बाबर तो आक्रांता था, देश का दुश्मन था, उसने देश पे हमला किया, तो उसका नाम बदलना चाहिए। अब जो एक सेंसिबल आदमी को कहेगा देखो भाई ऐसा, ये देश की राजधानी है, यहाँ जिसने राज किया, अच्छे बुरे ने, सबके नाम से सड़कें वड़कें बनाई जाए, ताकि एक इतिहास देश का याद रह सके। जब आप सड़क से निकलो और बोलो कि बाबर कौन था, अच्छा ये था। राजेंद्र प्रसाद रोड से निकलो, राजेंद्र प्रसाद कौन से, पहले राष्ट्रपति थे। तो भाई इस देश में जैसे जैसे राजा आए, वो तो एक उसका इतिहास। आप ये थोड़ी कर दोगे बाबर रोड का नाम बदल के अगर जो है वो हेडगेवार रोड रख लोगे, तो लोग कहेंगे कि भाई हेडगेवार कौन था, तो वो तो थीम में ही फिट नहीं हो रहा है। लेकिन इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो उनके लिए पॉलिटिक्स है। वो बाबर रोड का नाम बदलेंगे और आप जैसे ही कुछ पे बोलोगे या कुछ ऐसी ज्ञान की बात करोगे, तो कहेंगे देखो ये देखो मुल्ला जा रहा है, और ये देशभक्त नहीं है। देश के आक्रांताओं के लिए कितना दर्द हो रहा है इसके पेट में बाबर के नाम पे, आप चित हो जाओगे। और अगर नहीं हुए तो वो अपना एक एजेंडा लागू करने में कामयाब हो गए, बाबर रोड का नाम बदल के हेडगेवार रोड लिखने में कामयाब हो गए। ये एक शैली है, और उसी तरह की शैली बार बार चुनाव में एक इस तरह का मसला लाकर फेंकी जाती है। अब कुछ लोग होते हैं अरविंद केजरीवाल की तरह, शाहीन बाग के मामले में नहीं बोला वो आदमी, कुछ भी हो जाए, जीत गया चुनाव। अगर वो इनके चक्कर में आ जाता, बोल पड़ता, तो फिर उसके साथ भी यही घेराबंदी हो जाती। तो ये उस तरह की पॉलिटिक्स के लिए इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है कि 2024 तक माहौल बनाएंगे। हो सका तो मध्य प्रदेश में भी इसको बना लेंगे बहरहाल। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड इतने विविधताओं वाले देश में, इतनी अलग अलग तरह की संस्कृति, रिवाज, सभ्यताओं वाले देश में बनना मुश्किल है। अगर आप ईमानदारी से सबका ख्याल रखते हो तो आप नहीं बनाना चाहोगे और बना भी नहीं पाओगे। अब एक अलग बात है कि आप कहोगे ना जी हम सब एक ही हैं, हिंदू भारत देश की संस्कृति है, और शादी तो 7 फेरे से ही होगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो या सिख हो, तो भैया कर लो। जो भी है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।